अब देखो यहां पर लेते हैं क्या, हम लोग 4 मैट्रिक्स लेने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन 4 मैट्रिक्स है, यहां क्या लिखेंगे 2, 3, 3, 5। अब 4 है तो जल्दी जल्दी लिखेंगे 5, 1। जो 1 नहीं करो यार, 3 तक करते हैं कम से कम 3। 1 बहुत छोटा लगेगा देखकर, 6 नहीं आ सकता ना, 3 तो होना जरूरी है। 3, 6 कर लेते हैं। ठीक है, कितना मैट्रिक्स है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मैट्रिक्स है ना। अब देखते हैं इसका कितना तरीका होगा। देखो इसको मान लो हम लिखते हैं A, B, C और D। B और अच्छा से लिखो B। ठीक, नाम है मैट्रिक्स का, हम नाम दे दिए हैं A, B, C, D। ठीक, अब देखते हैं सब सही में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है नहीं। तो क्या देखना होता है हम लोग को, फर्स्ट वाले का इंड, सेकंड वाले का फर्स्ट, दोनों इक्वल है कि देखो 3 या 3 इक्वल है। इसका इंड 5 है, इसका फर्स्ट 5 है, इक्वल है, सही है। इसका इंड 3 है, इसका फर्स्ट 3 है, सही है। तो भी मल्टीप्लाई हो सकता है, बस ये एक बार में देख लेंगे। अब ये नहीं देखने जाएंगे जो अच्छा थर्ड वाले का कॉलम, सेकंड वाले का रो कितना इक्वल है, इतना टाइम नहीं लगाना है। बीच में जो आने वाला जो बाउंड्री टच कर रहा है, बाउंड्री पर जो एलिमेंट है उसको बस देख लेंगे, बाउंड्री वाले को मिला लेंगे, बाउंड्री वाले को मिला लीजिए, बस हो गया काम खत्म। अब बोलो इसमें क्या करते हैं, इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी को A इंटू सी करते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है, और B इंटू डी करते हैं। तो क्या हो गया B इंटू डी करते हैं। ठीक, उसके बाद में इसका जो रिजल्ट आने वाला है यहां पर, इसका जो रिजल्ट आने वाला है यहां पर, इस दोनों रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई करके फाइनल बना लेंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है। माइंड में चल रहा होगा कि अच्छा ये दोनों को कर लेंगे, फिर ये दोनों को करेंगे, दोनों रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके यहां बना लेंगे। ऐसा नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ। अभी मैट्रिक्स में बेसिक चीज क्या बताए थे, कॉलम और रो इक्वल होना चाहिए ना। यहां पर देखो ए का नंबर ऑफ कॉलम 3 है, सी का नंबर ऑफ रोज 5 है, ए इंटू सी कैसे कर दोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो बात को। B इंटू डी कैसे कर लेंगे, मान लो यहां पर B इंटू डी के लिए मान लो यहां पर 5 है ना, यहां भी अगर 5 होता तब भी नहीं हम लोग करेंगे। यहां पर तो देखो यहां 3 है, यहां 5 है, नहीं किए। अगर यहां 5 है, यहां भी 3 की जगह पर 5 अगर लिखा हुआ होता, दोनों इक्वल रहता, तब भी नहीं करते। क्यों नहीं करते बता रहे हैं, इसका एक रीजन है। देखो क्या होता है, मान लेते हैं एक केस अगर ऐसा कि इस दोनों में यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, ठीक है, ये दोनों में 5 है। एक ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकती, यहां 5 हो गया है ना, अब समझ रहे हो ना, यहां 5 हो गया है। इस दोनों का जब हम करेंगे तो ये 3 आने वाला है, इसका 3 आया है, यहां से जो आएगा 3, यहां पर भी 3 रहना चाहिए, तब मल्टीप्लाई करेंगे। केवल एक होने से नहीं होगा, मान लो यहां दोनों भी है, तब भी उस केस में होगा क्या कि इसका साइज क्या होगा, इसका साइज के लास्ट में यहां 3 है, वो 3 आएगा, इसके साइज के लास्ट में 3 है, वो 3 आ जाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर 5 है, इसके लास्ट में 5 होगा। ठीक, पहले मान लो कुछ भी रहे, लास्ट वाला इसका 5 होने वाला है, इसका लास्ट है जो, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किए यहां पर कितना आया है, देखो इसका साइज क्या होगा, सिंपल देखो ना, साइज को लिखते हैं, इसका साइज क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 5, यहां भी 5 है, मान लेते हैं क्या हुआ 3 इंटू 6 हो गया ना, 3 इंटू 6 हो गया। ठीक है, यहां पर इस केस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो यहां पर 5 है, यहां पर भी मान लो इसका इंड अगर 5 है, इसका भी इंड 5 है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका साइज क्या आएगा 2 इंटू, यहां मान लो यहां 5 था, यहां 5 था पहले से यहां 5 था, अगर तो यहां भी 5 था ना, पहले सेम था ना, ये दोनों बाउंड्री तो सेम दिया था क्वेश्चन में,
ठीक, तो यहाँ 5 लिए हो, यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा। मतलब कि इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइज क्या होगा 2 इंटू यहाँ पर जो एलिमेंट है यहाँ क्या है 5 है, क्योंकि यहाँ 5 लिए हैं तो यहाँ भी 5 होगा ही ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन, मतलब कि यहाँ 2 इंटू 5 हो गया। अब देखो ये दोनों को कहाँ लेकर जाओगे, अब इसका लास्ट में 5 है, इसका स्टार्टिंग में 3 है, कहाँ लेकर जाओगे? A3 कहाँ से आया? A3 यहाँ से नहीं आया, A3 यहाँ से चला आया है। ये जो 3 है, यहाँ पर जो 3 है यहाँ से नहीं आया है, यहाँ से, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, B का नंबर ऑफ रोज 3 है, वही 3 यहाँ पर चला आया है। अब इस दोनों देखा, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो? इसलिए बीच में कहीं और नहीं लेना, ऐसा नहीं सोचा अच्छा कितना भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ये दोनों को कर लेते हैं, या फिर इस दोनों को कर लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद ये दोनों को कर लेंगे बीच में, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आवारागर्दी नहीं करना है, आवारागर्दी बिल्कुल नहीं करना है, याद रखना। हाँ ऐसा हम कर सकते हैं क्या, ऐसा हम कर सकते हैं, इस दोनों को एक जगह मल्टीप्लाई कर लिए और इस दोनों को एक जगह मल्टीप्लाई कर लिए, और फिर दोनों का जो रिजल्ट आया है वो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, एक काम हम कर सकते हैं। या फिर इस दोनों को पहले कर लिए मल्टीप्लाई, इस दोनों कर लिए, उसमें इसके रिजल्ट इसको मल्टीप्लाई के रिजल्ट में, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लिए, ये सब काम हम कर सकते हैं। ठीक, देखो टोटल पॉसिबिलिटी कितना है देख लेते हैं अभी। ठीक है, ये समझ गए क्या नहीं करना है, बीच में से किसी को नहीं कर देना है मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं कि अच्छा कम रिजल्ट लाना है ना, मिनिमम चाहिए ना, ठीक है कर देते हैं मिनिमम, तो ठीक है कर देते हैं, तो एग्जामिनर भी मार्क्स देगा अच्छा से, मिनिमम ही देगा, ठीक ना। इसलिए कहीं भी नहीं कर देना है, ये नहीं कि मतलब कर रहा है तो कुछ भी बस कर दिए, ऐसा नहीं। अब देखो इसकी आगे का चीज को देखते हैं, ABCD है ना, तो लिखते हैं यहां पर सीरियल ऑर्डर में हम लिखते हैं क्या, A B C D। अब एक चीज जान लो, कितना पॉसिबिलिटी इसका होगा, कितना पॉसिबिलिटी इसका होगा, इसके लिए एक बेसिक काम करना है हम लोग को। क्या करना है भाई, जितना तरीके से इसमें हम ब्रैकेट पुट कर सकते हैं, जितना तरीके से इसमें हम ब्रैकेट ऐसे पुट कर सकते हैं, स्टार्ट करना है एंड करना है, उतना ही तरीका होगा मल्टीप्लिकेशन का इसका। जैसे क्या, मान लो A और B को पहले किए, उसके बाद में इसका रिजल्ट आया, उसको इससे C से कर दिए, उसके बाद में इस तीनों का जो रिजल्ट आया उसको हम लोग D से कर दिए। ये एक तरीका हो गया, समझ रहे हो बात को। पहले A इंटू B किए, फिर जो रिजल्ट आया है इंटू C कर दिए, फिर जो रिजल्ट आया है इंटू D कर दिए, एक तरीका हो गया। जितना तरीके से ब्रैकेट को पुट कर सकते हैं। अभी देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग, A B C D ऐसा है, हम लोग मान लो AB को ऐसे ले लेते हैं, AB को ऐसे ले लिए, CD को ऐसे ले लिए, फिर इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट इस दोनों के लिए ऐसे ब्रैकेट ले लिए। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और क्या तरीका और कर सकते हैं, A B C D, हम लोग क्या किए, C और D को पहले कर लिए, ब्रैकेट पुट करना है, स्टार्ट करना है और एंड भी करना है, ऐसा नहीं स्टार्ट करो और छोड़ दो या फिर केवल एंड कर दो। आवारागर्दी बिल्कुल नहीं करना है, याद रखना, अच्छा से एकदम करना है। ठीक, कैसे किए, C और D को पहले किए, फिर जो रिजल्ट आया है उसमें B को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर जो रिजल्ट आया तीनों से उसमें A को मल्टीप्लाई कर दिए। कितना तरीका बना, 1 2 3। नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना है, 1 2 3 4। 4 मैट्रिसेस में 3 से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, याद रखना, 3 से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता है। मतलब क्या, अगर इसको ट्री के फॉर्मेट में लिखते हैं तो कैसा दिखेगा, देखो ये ट्री के फॉर्मेट में लिखते हैं, अगर A B C D यही है ना टोटल। इसको देखो पहला तरीका क्या है हम लोग को मल्टीप्लाई करने का, A इंटू B, ठीक यही करना है ना, A इंटू B इंटू C इंटू D। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, A B C
इंटू डी, ऐसा कर सकते हैं। ए लिख सकते हैं हम लोग, ए बी सी कर लेंगे पहले, उसके बाद डी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए लिख सकते हैं। एक और तरीका क्या लिख सकते हैं, ए बी फिर ए, अच्छा ए बी हो गया ना, सी डी पर आते हैं, फिर सी और डी, ये दोनों को किए, इसको ऐसे कर लिए। एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका क्या हो सकता है, पहले बी सी डी को पहले कर लेते हैं, उसके बाद ए को कर लेंगे। ये भी एक तरीका हो गया, समझ रहे हो बात को। ए बी एक, देखो यहां पर क्या किए हैं हम, ए बी सी डी ऐसे लिए हैं, ए बी सी को एक बार में कर लिए, फिर डी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर ए बी और ए बी एक बार सी डी, उसके बाद ए दोनों को मल्टीप्लाई किए। ठीक, यहाँ पर ए इंटू बी सी डी को एक बार में किए। ठीक है, अब इसके साइज को लिख लो। ए का साइज क्या है, इस तरीके से करने में कितना कॉस्ट लगेगा देखो एक बार, इस तरीके से करने में कॉस्ट कितना लगने वाला है। क्या करना है, ए इंटू बी इंटू सी है ना। अब अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं केवल ए इंटू बी सी, ए बी सी जो है, इसको अगर हम एक्सपेंड करना चाहें यहां पर, तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ए इंटू बी सी कर सकते हैं एक तरीका। एक और तरीका क्या बन सकता है, ए बी इंटू सी, ये भी एक तरीका बन सकता है। एक ए तरीका बन गया, एक ए तरीका बन गया, दोनों ही पॉसिबल है। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर कॉस्ट कितना लगेगा, तो देखो सबसे पहले क्या किए हैं, बी इंटू सी, सबसे पहले बी इंटू सी यहां पर किए हैं। ठीक, इस वाले में आते हैं, बी इंटू सी किए हैं, बी इंटू सी कितना कॉस्ट लगेगा, 3 स्टार्टिंग का और एंडिंग का 3 इंटू 3 9 हो गया, इंटू बीच में जो कॉमन है 5, 3 इंटू 3 9 इंटू 5 कितना लगा, 45 लगा। किसके लिए लगा है, अभी बीसी के लिए 45 लगा है, बीसी के लिए 45 लगा है। अब इंटू ए करना है, बीसी इंटू ए करना है, ए पर आए हैं। ए का फर्स्ट क्या है, बीसी एक जगह अब हो गया है, ए का फर्स्ट क्या है 2 है, बीसी एक जगह है, इसका लास्ट क्या साइज रहा होगा 3 रहा होगा, तो 2 इंटू 3 लास्ट ही लेंगे ना, कि ये दोनों को जब मिलाएंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका साइज क्या बनने वाला है 3 इंटू 3, ये क्या बन जाएगा 3,3, यही बन जाएगा ना। तो बीसी अब यही है ना, ए यहाँ पर है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यहाँ 2 इंटू 3 यही हुआ ना। इसका साइज क्या हुआ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना 6, और बीच में कॉमन क्या है इंटू 3, 6 इंटू 3 18, मतलब क्या BC इंटू जब A करते हैं तो कितना लगता है 18 लगता है। B इंटू सी किए, जब B इंटू सी किए 3 इंटू 3 9, बीच का कॉमन क्या है 5, 9 इंटू 5 45 लगता है। फिर इसके रिजल्ट में A को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18 यहाँ आ गया, तो A इंटू BC करने पर 18 इतना आता है। इसका कॉस्ट टोटल कितना आया है, टोटल कॉस्ट कितना आ गया 45 BC करने में लगा है, इंटू ए करने में 18 और लगा है। ऐड करो टोटल कितना हो गया 8 5 13 1 4 5 1 6 63 यहाँ पर ही कॉस्ट लग गया है। ठीक, अब इस वाले में आता है, इस केस में कितना कॉस्ट लग रहा है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या ए इंटू बी पहले करना है, यहाँ पर ए इंटू बी पहले करना है, इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है ए इंटू बी करना है, तो ए इंटू बी जब करना है, जब ए इंटू बी करना है, ठीक, तब ए इंटू बी में क्या साइज होगा 2 इंटू 5, इसका साइज बन जाएगा क्या बनेगा 2,5। ठीक है, यही साइज बनेगा। कॉस्ट कितना लगेगा 2 इंटू 5 कितना हुआ 10 इंटू कॉमन क्या है 3, 10 इंटू 3 कितना 10 इंटू 3 30, मतलब कि ए इंटू बी करने में टाइम कितना लगा है, ए इंटू बी करने में 30 लगा है। ठीक, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन 30 है, किसके लिए केवल ए इंटू बी, देखो यहां से यहां तक ही लिए ए इंटू बी, देखो 45 लिए थे बी इंटू सी, यहां से यहां तक लिए थे, बीसी को कवर किए थे केवल, फिर इसमें ए को मल्टीप्लाई किए थे यहां से लेकर यहां तक लिखे हैं। ठीक, ये नोटेशन को समझना आराम से, ए इंटू बी किया 30 लगा है।
अब इसका साइज क्या बन गया है दोनों को मिलाने के बाद 2 × 5 इंटू क्या करना है सी करना है, इंटू सी करना है। देखो इसका 5 इक्वल है ना, मल्टीप्लाई हो सकता है ना। कितना होगा साइज दोनों का, इसका 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया, इंटू 5 कितना हो गया 30। मतलब कि इसको रिजल्ट में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना लगेगा 30 लगेगा। अब इस दोनों को ऐड कर लो, टोटल कितना लगा ए बी सी करने में, जब तीनों को एक साथ किए यहां पर कितना लगा 30 + 30 कितना लगा 60। यहां क्या लगा है 60 लगा है। अगर इस तरीके से करते हैं तो 63 बनता है, अगर ऐसे करते हैं तो 60 लगता है। ठीक है, अब आते हैं यहां पर जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में एबीसी का जो रिजल्ट आया है, एबीसी का रिजल्ट क्या आया होगा, यहाँ तो 2 5 यहाँ 5 3 है, कितना रिजल्ट आया होगा इसका 2 इसका 3, मतलब कि 2, 3 यही रिजल्ट आया होगा ना टोटल एबीसी का। टोटल एबीसी करने पर यही रिजल्ट आएगा ना। देखो ए इंटू बी जब करेंगे, बीच का कॉमन है, कॉमन छोड़कर 2 × 5 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 2 5 एक रहेगा ए बी के लिए, और यहाँ 5, 3 रहेगा। 5 बीच का कॉमन हट गया, 2 × 3 2 × 3 यहाँ बच गया है, यही साइज बचेगा ना एबीसी का बचेगा ये साइज। अब इसको क्या करना है, डी से मल्टीप्लाई करना है। डी क्या है 3, 6, बीच में कॉमन क्या है 3 है, मतलब क्या इसका नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 2 × 6 12 × 3 36। मतलब कि यहां पर कितना लगने वाला है टाइम, यहां पर टाइम लगने वाला है 36। दोनों ही केस है, चाहे इससे कर ले या इससे कर ले, क्योंकि इसका साइज यही है, इसका भी साइज यही है। ठीक, क्योंकि एबीसी मल्टीप्लाई, अब इस इंटरनली क्या ऑर्डर में हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइनल साइज क्या है उस पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब समझो यहां पर 63 लगा था और यहां पर 36 लगा है, यहां 60 लगा था, यहां 60 लगा था, यहां 36 लगा है। अगर इस रास्ते में हम लोग यहां से चलकर इस तरीके से अगर ऐसे आते हैं, टोटल कॉस्ट कितना लगता है, इस रास्ते में यहां से लेफ्ट आए, यहां से भी लेफ्ट लिए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग करते हैं, मतलब एक किसके अकॉर्डिंग है, एक किसके अकॉर्डिंग हो गया, पहले ए बी सी को मल्टीप्लाई किए हैं, पहले ए बी सी को मल्टीप्लाई किए हैं, फिर उसके नीचे गए तो बी सी को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद ए को किए हैं। पहले क्या किए, इसके अंदर में जब जाएंगे बीसी को करने का जब आएगा बारी हम लोग का, ए × बी, उसके बाद सी को लिए हैं, उसके बाद डी को लिए हैं, फिर बीसी को एक जगह ले सकते हैं, फिर ए को ले सकते हैं। अच्छा एक कैसे, यहां पर केवल देखो, यहां पर ऐड करो, यहां क्या है 36 आया है, 36 + 63 दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि पहले एबीसी बनाने में इतना कॉस्ट लगा है, फिर उस एबीसी को डी में मल्टीप्लाई करने में कॉस्ट इतना लगा है। टोटल कॉस्ट कितना लगा एबीसीडी बनाने में हम लोग को, 63 + 36 कितना हो गया 90, टोटल 99 लगा है। इस रास्ते से अगर हम लोग आते हैं टोटल 99 लगता है। अगर हम लोग ए बी पहले करते हैं, फिर सी करते हैं, उसके बाद अगर डी करते हैं, टोटल कितना लगेगा 36 + 60 कितना हो गया 96। टोटल इस रास्ते में क्या लगता है, इस रास्ते में 96 लगने वाला है, इस रास्ते में 96 लगने वाला है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है ए बी, यहां पर क्या है ए बी × सी डी, ए बी पहले करेंगे। अब ए बी को पहले करते हैं, ए बी पहले करते हैं, ए बी में कितना कॉस्ट आया है, ए बी में कितना है, देखो ए बी किए थे ना यहाँ पर पहले, कितना आया था 30 आया था, मतलब ए बी को यहां से लिख लेते हैं 30, जो पहले किए हैं उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर से क्या करें 30 ही आएगा, ऐसे देख लो 2 × 5 10 × कॉमन 3 30 आ गया, ए बी 30 आ गया। सी डी कितना आएगा, सी × डी है, कितना आएगा 5 × 6 कितना हो गया 30 × जो कॉमन है 3 90, यहाँ क्या आ गया 90 किसका सी डी का। अब दोनों को जब मिलाएंगे तब कितना होगा, तब साइज कितना होगा, इस दोनों को जब साइज है क्या देखेंगे, इसका पहला इसका लास्ट, मतलब कि 5, 6 साइज बन जाएगा, ये दोनों का साइज क्या बन जाएगा 2, 5 यही बनेगा ना। अब ए बी और सी डी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना टाइम लगेगा 2 × 6 12 × 5 60
मतलब क्या, इस दोनों के लिए कितना लगेगा, इस दोनों के लिए लगेगा 60। अगर टोटल ऐड करते हैं हम लोग, टोटल अगर ऐड करते हैं हम लोग इस रास्ते में कितना लगा है तो कितना होगा 30 प्लस 90 प्लस 60। टोटल कितना हो गया 60 प्लस 30 90 प्लस 90 180। यहां से 180 कॉस्ट लगने वाला है। अगर इस तरीके से करते हैं हम लोग 180 लगेगा टोटल, इस तरीके से करते हैं अगर 96 लगेगा, इस तरीके से करते हैं 99 लगेगा। एक और यहां भी देख लेते हैं क्या है, पहले क्या करना है a इंटू BCD। अब केवल BCD को एक्सपेंड करते हैं। BCD का नया क्या तरीका है, एक है BC पहले कर ले और इंटू D कर लेते हैं, एक ये तरीका है। या फिर पहले BC लिख लेते हैं ऊपर में इंटू D कर लेंगे। एक और तरीका क्या है, CD पहले कर लेते हैं, पहले CD कर लेते हैं और ऊपर में क्या कर लेंगे B कर लेंगे एक बार। ठीक है, यहां पर क्या है BC पहले किए, उसके बाद इसको और थोड़ा इस साइड में लिखते हैं, स्पेस बनेगा, इस साइड में मान लो लिखते हैं। पहले क्या किए यहां पर BC किए और उसमें D को मल्टीप्लाई किया है, यहां पर B इंटू CD किए हैं। ठीक, तो BC इंटू D करने में कितना टाइम लगता है देखते हैं। B इंटू C पहले करना है। ठीक, यहां पर ही देखना है, मेन से ही देखना है। ठीक है, अब देखो देखते हैं B इंटू C, यहां पर देखना है B इंटू C। B इंटू C करने कितना टाइम लगेगा हमको, कितना टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगना चाहिए, कॉमन क्या है 5 है, 3 इंटू 3 9, कॉमन क्या 5, 9 इंटू 5 कितना लगा, BC के लिए 45 लग गया। ठीक, BC का साइज कितना होगा, ये 3 इंटू 3 3,3 यही BC का साइज होगा, समझ रहे हो। तो BC का साइज आ गया। अब D से करना है, अब D से करना है, कॉमन क्या है 3 है, 3 फर्स्ट वाला का 3 इंटू लास्ट 6 कितना हो गया 18, 18 इंटू कॉमन क्या है 3 किए 18 इंटू 3 54, मतलब कि ये कितना बन गया BCD कितना बन गया 54 बन गया। तो ये टोटल करने में कितना कॉस्ट लगा है हम लोग को 45 प्लस 54 मतलब कितना लगा 99, ये 99 लगा है। अब आते हैं B इंटू CD करने पर, CD पहले करते हैं, पहले हम लोग CD को करते हैं, C इंटू D कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे यहाँ पर C इंटू D किए तो कितना कॉस्ट लगेगा 5 इंटू 6 कितना 30, कॉमन क्या है 3, 30 इंटू 3 90। CD करने में क्या लगा हम लोग को 90 लगा है। अब उसके बाद इसका साइज क्या बन जाएगा 5,6, 5,6 CD का साइज बन गया। इंटू B करना है, इंटू B करना है, यहाँ क्या हो गया 3 इंटू 6 18 इंटू कॉमन क्या है 5, 18 इंटू 5 90, मतलब यहां भी हो गया 90। समझ रहे हो, टोटल कितना लगा आप दोनों में, कितना लगा 180, टोटल कितना लगा 180 लगा, 180 यहां तक में ही लग गया, यहां पर 99 यहां तक में ही लग गया। अब ऊपर जाते हैं एक लेवल, अब इंटू ए करेंगे, जब इस तरीके से जब जाएंगे इंटू ए करेंगे तब कितना लगेगा, ये टोटल कॉस्ट इसका कितना लगने वाला है। तो इस तरीके से करने वाले हैं हम लोग, इंटू ए करेंगे, BCD को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो BCD ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद साइज क्या रहना चाहिए B का पहला और सबसे लास्ट वाला का ए, तो 3 इंटू 6 3 इंटू 3,6। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 और 3 कॉमन है ना, मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, यहाँ पर लगेगा 36। दोनों ही केस में यहाँ भी BCD है, यहाँ भी BCD है, ये ऐसे जाओ या ऐसे जाओ बात एक ही है, BCD तो कॉमन है, ये साइज तो सेम ही आना है, तो यहाँ 36 लगेगा। टोटल अगर इस रास्ते से हम लोग आएंगे कितना कॉस्ट लगेगा, यहाँ पर यहाँ कॉस्ट टोटल कितना लगेगा 99, देखो 99 प्लस 36, 9 6 15 9 3 12 1 14, ये हो गया 145। यहां पर देखो कितना लगेगा 180 यहाँ है, 36 यहाँ है, कितना हो गया 20 200 216 216, यही हो गया ना। यहां भी ऐसे ही स्क्वायर में लिख लेते हैं, लिखिएगा आराम से, देखो
कितना कॉस्ट आया मेरा, एक 99 भी कॉस्ट आ रहा है, एक 96 कॉस्ट आ रहा है, एक 145, एक 216। सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, सबसे मिनिमम मेरा 96 है, सबसे मिनिमम 96 है, यही है ना। तो मिनिमम को फाइंड करना है ना, मिनिमम को ही फाइंड करना है ना। कैसे देखो आया है, सिंपल देखो, यहां पर देखो कॉमन है 36, इसके लिए यहां मिनिमम फाइंड आउट करेगा। इस दोनों मिनिमम क्या है 99, नहीं यहां 63 था, यहां 60 था, यहां पर मिनिमम देखेगा, फिर ऊपर वाले को ऐड करेगा। टोटल के लिए यहां पर तीनों में जो मिनिमम है उसको देखेगा। समझ रहे हो बात को, टोटल करने के लिए मतलब टोटल में ये सब में मिनिमम क्या है 96, मतलब कि हमेशा ही एक फंक्शन को, ये क्या है, अगर इसको हम ABCD जो है इसको लिखते हैं मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, अगर यहां पर लिखते हैं MCM, अगर ये फंक्शन कॉल होता, ठीक, फंक्शन कॉल ऐसा ही दिखेगा MCM ABCD। ABCD क्या है, मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसको हम लिख सकते थे 1, 4, MCM 1, 4, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1, 4। इसका मतलब क्या हो गया, पहला मैट्रिक्स से लेकर फोर्थ मैट्रिक्स तक को मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर यहां गिवन है फर्स्ट से फोर्थ तक, इसका मीनिंग यही होता है। MCM 1, 4 का मतलब है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, और यहां क्या है 1, 4 है ना, मतलब क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स से लेकर फोर्थ वाले तक को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले से लेकर फोर्थ वाले तक को। अब इसको यहां कैसे लिखे हैं, यहां पर कैसे लिखेंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, ये कैसे बना है भाई, MCM कैसे बना है, तो सबसे पहले हम ABC फाइंड किए हैं, मतलब यहां पर क्या है, यहां पर एक्चुअली हम किए क्या है, MCM 1, 3, देखो 1 से लेकर 3 तक पहला तीनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसमें जो ABC करने में जितना भी हम लोग को कॉस्ट आया है, जितना कॉस्ट आया है उस कॉस्ट को ऐड करेंगे कहां पर, उस कॉस्ट को MCM क्या करेंगे 1 से 3 तक यहां कर लिए, तो रिजल्ट आ गया है मेरा, तो फोर्थ एक बचा है, क्या करेंगे 4, 4, यही हो गया ना, यही हो गया ना, MCM 1, 3, MCM 4, 4। यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर MCM 1, 2, यहां क्या लिख सकते हैं, प्लस MCM 3, 4, ये थर्ड मैट्रिक्स है, C मेरा थर्ड है मैट्रिक्स, तो 3, D मेरा फोर्थ है, तो 3 से लेकर 4 तक जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। MCM 1, 2 का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वहां से लेकर सेकंड तक को मल्टीप्लाई करना है। अगर यहां पर लिखा रहे MCM 1, N, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई फर्स्ट टू nth मैट्रिक्स। और इसके और आगे एक और डिटेल क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, minimum number of multiplication required to multiply first to nth matrix। MCM 1 to n का मतलब है, क्योंकि एक्चुअली करना क्या है लास्ट में हम लोग को मिनिमम ही तो फाइंड कर रहे थे। इस रास्ते में देखिए इतना कॉस्ट लगा, इस रास्ते में इतना कॉस्ट लगा है, सबके कॉस्ट को कंपेयर किए हैं, देखो यहाँ भी 181 था, सब कॉस्ट को कंपेयर किए, जो मिनिमम था मेरा उसको हम लोग आउटपुट में दे दिए। तो MCM 1, 4 का मतलब यही है कि मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स अप टू फोर्थ मैट्रिक्स, पहला से लेकर फोर्थ तक, यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाने में टोटल को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स जब बनाएंगे हम लोग,
तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मिनिमम मल्टीप्लिकेशन कितना है, यही बातें कर रहा है। मिनिमम कितना है, जो समझ रहे हो बात को। अब देखो एक और चीज पर आते हैं। यहां जो हम लोग बात कर रहे थे कि एबीसी, यहां पर 3 पार्ट किए थे, एबीसीडी 4 है मैट्रिक्स, यहां 3 ब्रांच आया। अब इसके आगे का ये तो समझ गए हो मिनिमम कैसे फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम कैसे फाइंड कर रहे हैं समझ गए हो। अब देखो इसके आगे का ब्रांच के लिए 4 मेनली, तो अगर 4 मैट्रिक्स है तो 3 यहां आएगा, 3 यहां आया, 3 तरीका है। ये तीनों में मान लो यहां पर x1 मल्टीप्लिकेशन लगा है, इसमें x2 लगा है, इसमें x3 लगा है, तो आउटपुट क्या चाहिए, तीनों में मिनिमम चाहिए। मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, मिनिमम कैसे करेंगे। मिनिमम के लिए सिंपल कर सकते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट का एक पास कर लेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट जो हम लोग पढ़े थे, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था कि मिनिमम एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है। तो अगर n एलिमेंट्स है तो n टाइम में मेरा एक मिनिमम मिल जाएगा। अगर n एलिमेंट्स है तो यहां पर क्या है, अगर 4 एलिमेंट है, 4 मैट्रिक्स है तो n-1 है, n-1 वैल्यू मिलेगा ना, क्योंकि n-1 वेज टू मल्टीप्लाई है। फॉर मल्टीप्लाइंग 4 मैट्रिसेज वी हैव n-3, मतलब कि 4-1 3 वेज टू मल्टीप्लाई। इट मींस for multiplying n number of matrices we have n-1 ways to multiply, and for each and every way we have a value for number of multiplication। सबके लिए एक मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू भी है ना, सबके लिए एक मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू भी है ना। सब में मिनिमम फाइंड करना है, मतलब कि मिनिमम फाइंड करने में टाइम कितना लगेगा, मिनिमम फाइंड करने में टाइम लगेगा BO n। इसका मतलब क्या है, each function call in matrix chain multiplication, each function call in matrix chain multiplication require big O n time, require big O n time। जितना भी फंक्शन कॉल होगा मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में, यहां पर देखो 1,4 है, इससे कुछ वैल्यू आएगा, इससे कुछ वैल्यू आएगा, इससे कुछ वैल्यू आएगा, जो तीनों में मिनिमम होगा वही यहां आउटपुट देगा। यहां पर भी देखो, यहां पर क्या है, इससे कुछ वैल्यू आया है, इससे कुछ वैल्यू आया है, जो मिनिमम होगा वही आउटपुट देगा। मतलब कि हर एक फंक्शन कॉल में, जितना भी फंक्शन कॉल है, सभी फंक्शन कॉल में एक मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो कितना ब्रांच होता है इसमें, जैसे बाइनरी ट्री में हम लोग देखे थे कि बाइनरी ट्री में एक पेरेंट है, इसका 2 ही चाइल्ड हो सकता है मैक्सिमम। यहां पर कितना चाइल्ड हो सकता है, यहां पर कितना चाइल्ड हो सकता है, सिंपल सोचो, यहां पर चाइल्ड कितना हो सकता है। इसके लिए हम लोग देखेंगे क्या कि मल्टीप्लाई करने का कितना वेज है, जितना वेज है उतना ही चाइल्ड होगा, जितना वेज टू मल्टीप्लाई है उतना ही चाइल्ड होगा। समझ रहे हो बात को। तो n के लिए, n मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ वेज n-1 है। मतलब कि 1 to 4 जब है, 1 to n अगर होगा तो n-1 चाइल्ड इसका होगा। क्यों कि n-1 तरीका है मल्टीप्लाई करने का। फिर फर्दर जब नीचे आएंगे वहां पर भी फिर से n-1 चाइल्ड होगा। इसका मतलब कि जैसे बाइनरी ट्री में 2 चाइल्ड रहा करता था, यहां पर n-1 चाइल्ड होगा। तो n-1 चाइल्ड होगा, इसी के चलते यहां पर बोलेंगे क्या कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में जो ट्री का फॉर्मेशन होगा वो कैसा ट्री रहता है, वो रहता है n एरे ट्री। n एरे ट्री मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में जो ट्री होता है वो n एरे ट्री रहता है। मतलब कि n-1 एरे भी लिख सकते हैं, n-1 एरे लिख सकते हैं। n-1 एरे ट्री होता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में। अगर 1 to n मतलब कि n मैट्रिक्स जब हो तब n मैट्रिसेस के लिए n-1 एरे ट्री का फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ लेवल कितना होता है,
नंबर ऑफ लेवल कितना होगा? देखो यहां पर 4 एक साथ है, यहां पर 3 एक साथ है, यहां पर 2 एक साथ है, इसके नीचे जाने पर क्या होगा? 1 होगा एक साथ। मतलब यहां 4 है, यहां पर 4 है, यहां 3 है, उसके बाद 2 आया, BC के लिए है 2 आया, उसके बाद 1 पर आएगा, कहीं पर 1 आया, लास्ट में BC है, एक को तो सेम ही साइज रहता है इसलिए लास्ट में 1 आएगा। मतलब 4 3 2 1 नंबर ऑफ लेवल कितना हो गया? 1 2 3 4 नंबर ऑफ लेवल कितना हो गया? अगर n मैट्रिसेज है तो नंबर ऑफ लेवल कितना हो गया? n लेवल हो गया। समझ रहे हो बात को? नंबर ऑफ लेवल कितना हो गया? यहां पर देखो चारों एक साथ में है, उसके बाद यहाँ 3 को एक साथ में करना है, उसके बाद 2 को एक साथ में करना है, उसके बाद में क्या रहा होगा? 1 को एक साथ में करेंगे। एक वाले को हम लिखे नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। तो लेवल कैसे बढ़ रहा है? 4 3 2 1 यही बढ़ रहा है ना। यहाँ पर जो हम a इंटू BC लिखे हैं, हम a इंटू BC नहीं भी लिख सकते हैं। क्यों? पहले BC फाइंड करेंगे, फिर यहाँ आएंगे a इंटू BC कर लेंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे इंटू D कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? ABC को हम यहाँ पर लाए हैं, फिर BC को यहाँ पर लाए, BC फाइंड कर लेंगे, ऊपर जाएंगे इंटू A कर लिए, फिर इसे ऊपर गए इंटू D कर लिए। मतलब कि n लेवल का ट्री बनेगा। मतलब कि MCM मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन 1 to n के लिए कितना लेवल ट्री होगा? n लेवल ट्री होगा, n लेवल ट्री होगा। ठीक है, ये दोनों चीज क्लियर है। n-1 एरे ट्री होगा। n-1 एरे का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ चाइल्ड n-, देखो यहाँ पर 4 है मैट्रिक्स तो 3 चाइल्ड बना है, 3 चाइल्ड है पॉसिबल। अगर 5 होगा मैट्रिक्स तो 4 चाइल्ड पॉसिबल होगा। 10 मैट्रिसेज होगा तो 9 चाइल्ड पॉसिबल होगा। n मैट्रिसेज होगा तो n-1 चाइल्ड पॉसिबल होगा। वही चीज यहाँ लिखे हैं। MCM 1 to n के लिए अगर n मैट्रिसेज है तो n-1 एरे ट्री है, मतलब कि n-1 चाइल्ड होगा। ठीक है, और n लेवल ट्री होगा। नंबर ऑफ लेवल्स है जो n होगा। यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, लास्ट में 1 आएगा। वैल्यू यहाँ से ही मिल रहा है नीचे से 1 के लिए, सेम वैल्यू है 1 के लिए, मतलब कि n लेवल का ट्री है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेवल और नंबर ऑफ चाइल्ड कितना होगा ये पता चल गया हम लोग को। तो अगर एज्यूम करते हैं हम लोग, अगर हम लोग एज्यूम करते हैं ऐसा कि ये कंप्लीट ट्री है, मान लो कहीं देखो यहाँ पर थोड़ा नीचे तक ही आया था, यहाँ पहले ही खत्म हो गया। यहाँ पर क्या था? 2 ब्रांच होता, यहाँ पर इस केस में एक ब्रांच ऐसा रहता, एक ब्रांच ऐसा रहता। यहाँ पर क्या रहता? यहाँ पर AB रहता, यहाँ पर क्या रहता? AB रहता, यहाँ पर क्या है? CD रहता, ऐसा ABCD होता। ठीक है, मान लो ये कितना है? यहाँ से आया 1 2 3 लेवल में ही खत्म हो गया। मान लो कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, ओवरऑल अगर अपर बाउंड में लेते हैं तो n लेवल ही मेरा रहेगा। ठीक है, तो n लेवल है, n-1 एरे ट्री है। ये समझ गए हो? अब इसके देखो, इसके आगे देखते हैं क्या है। आराम से समझना, आप एकदम कंप्लीट होने वाला है, आराम से समझो। छोटा चीज है, कोई टफ चीज नहीं है। दिखने में इतना तामझाम लगेगा, बहुत बारीकी से देखोगे, हर छोटे छोटे चीज को अगर देखोगे आसान लगेगा। अब ऊपर से दिखने में लगेगा क्या कि अच्छा बहुत सारा मैट्रिक्स रहेगा, कैसे मल्टीप्लाई, अरे कैसे क्या करेंगे? जैसे 2 को करते हैं वैसे ही n को करेंगे, और क्या। जैसे 2 को हम लोग कर लेते हैं, 2 मैट्रिक्स को, वैसे ही n को भी कर लेंगे। और हम तो पहले 2 से ही स्टार्ट किए, वो भी हम एडिशन से भी स्टार्ट किए थे। ये टॉपिक स्टार्ट कैसे किए थे? एडिशन से ही हम स्टार्ट किए। ऐसा नहीं है कि बहुत आगे जाकर स्टार्ट किए, ताकि समझ में जो भी चीज है, नहीं भी आता है जिनको, वो समझ जाएगा आराम से। चलो इसके आगे का देखते हैं हम लोग। अभी तक का डेटा हम लोग के पास क्या आ गया है? अब तक डेटा जो आ गया है क्या है? n-1 एरे ट्री है और n लेवल ट्री है। तो जब 2 चाइल्ड होता था, जब 2 चाइल्ड होता था और n लेवल होता था, जब 2 चाइल्ड और n लेवल हुआ करता था, तब टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नोड्स कितना लिखते थे?
टोटल नोड्स कितना रहता था 2 पावर n। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लेवल है जो पावर में चला गया, चाइल्ड जितना है वो नीचे आ गया। ठीक, अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, n-1 चाइल्ड है ना, n-1 चाइल्ड है ना, लेवल कितना है, n लेवल है, n लेवल है, मतलब इसके लिए टोटल नोड्स, अगर टोटल नोड्स इन कंप्लीट बाइनरी ट्री अगर हम लेते हैं, मान लो कहीं कहीं कंप्लीट नहीं भी रहे, अपर बाउंड में ले रहे हैं हम लोग, कुछ कम भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपर बाउंड ले रहे हैं, तो टोटल नोड्स कितना यहां होगा, यहां पर जितना चाइल्ड है वो नंबर है, पावर में क्या है जितना लेवल है। यहां पर देखो चाइल्ड कितना है n-1, मतलब क्या हो गया n-1, लेवल जितना है n लेवल पावर में है, यहां पर भी n लेवल है, पावर में है n। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n-1 पावर n को n पावर n भी लिख सकते हैं, ना, n-1 केवल 1 ही है, 1 हटा लिए, मान लो n पावर n टोटल नोड्स हो गया। टोटल नोड्स क्या है, सभी नोड्स क्या बनेगा, सभी नोड्स एक तरह का फंक्शन कॉल है मेरा, मतलब कि टोटल फंक्शन कॉल n पावर n आ गया। ठीक है, अब एक फंक्शन कॉल में टाइम कितना लगता है, तो यहां पर देखे थे हमेशा हम लोग को मिनिमम फाइंड करना रहता था, हमेशा मिनिमम फाइंड करने के लिए 3 केस बना है, 4 एरे के लिए, तो 4 मैट्रिक्स के लिए 3 केस बना है, तीनों के वैल्यू में एक मिनिमम चाहिए, तीनों के वैल्यू में हम लोग क्या चाहिए, एक मिनिमम चाहिए होता है। मिनिमम के लिए क्या करते, क्या थे, सिलेक्शन सॉर्ट यूज करते थे। सिलेक्शन सॉर्ट का एक पास इन टाइम में करने पर हम लोग को मिनिमम मिल जाता था, एक ही मिनिमम चाहिए होता है, फर्स्ट मिनिमम जो सबसे कम है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब एक फंक्शन में टाइम कितना लगता है, इन टाइम लगता है। तो यहां पर अगर n पावर n फंक्शन है तो टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम कितना लग गया, n पावर n इंटू n, क्योंकि n क्या है मेरा, n मेरा क्या है, n है ईच फंक्शन कॉल, ईच फंक्शन कॉल टाइम n है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल टाइम अगर देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, n पावर n प्लस 1, यही हो गया ना, n पावर, यहां पर n है, यहां पर पावर 1 मान लेते हैं n का, n प्लस 1, n पावर n प्लस 1, यही बन गया ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीगो ऑफ n पावर n, बीगो ऑफ n पावर n, यही लिख सकते हैं ना। ये हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल गया है, किसका, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का। कैसे, डायनेमिक प्रोग्राम में अभी लगाए हैं क्या, अभी नहीं लगाए हैं, हम सारे केस को सॉल्व कर रहे थे, जितना भी नोड है सबको सॉल्व किए थे, मतलब ब्रूट फोर्स मेथड से। ब्रूट फोर्स मतलब क्या होता है, आंख बंद करके करना, रिपीटेशन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको सॉल्व करेंगे, मेरे सामने जो काम आ गया उसको हम करेंगे सीधा। तो ब्रूट फोर्स मेथड से क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का n पावर n आ गया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है भाई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या क्या चीज रहेगा, इनपुट रहेगा, स्टैक रहेगा। इनपुट कितना होगा, n मैट्रिसेस का साइज है तो मान लो इनपुट n है, स्टैक का साइज कितना है, जितना नंबर ऑफ लेवल है, नंबर ऑफ लेवल कितना है, n लेवल है, मतलब स्टैक का साइज n होगा। हर एक लेवल में एक यूनिट जो मेमोरी है स्टैक का वही रिक्वायर होता है, n लेवल है तो साइज स्टैक का n हो गया, मतलब कि यहां हो गया n, टोटल कितना हो गया 2n, इसको हम लोग लिख सकते हैं बीगो n। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देख लिए ना। अब आते हैं डायनेमिक अप्रोच में। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करते थे हम लोग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लोग करते क्या थे,
अगर सिमिलर फंक्शन मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो उसके वैल्यू को हम कहीं टेबल में स्टोर कर देते। अगर नेक्स्ट टाइम सेम फंक्शन कॉल हुआ तो हम उस फंक्शन को कैलकुलेट ना करके डायरेक्टली टेबल से एक्सेस करेंगे। टेबल से वैल्यू को एक्सेस करने में टाइम कांस्टेंट लगने वाला है, जबकि यहां पर एक फंक्शन कॉल का टाइम मेरा n पर बीवो n लग रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब देखो यहां पर क्या होगा। जब डायनेमिक अप्रोच में हम लोग आएंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, तब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितना टाइप्स ऑफ फंक्शन टोटल है। टोटल डिस्टिंक्ट फंक्शन कितना है। डायनेमिक में ही करते थे, जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन है बस उसी को फाइंड आउट करेंगे और उसको क्या करेंगे, एक टेबल में स्टोर करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सेम फंक्शन कॉल रहे हम उसके वैल्यू को रीयूज कर सकते हैं। यही करना होता है ना। तो देखो उस केस में क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कैसे पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है बताओ। अगर लिखते हैं यहां पर डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल टोटल कितना पॉसिबल है। ठीक, तो फंक्शन कॉल होता कैसा था हम उस पर आते हैं। मान लो 1 2 3 ऐसे करके n तक दिया है, ये सब इतना मैट्रिक्स है दिया। ठीक ठीक, ये क्या है, ये है मैट्रिक्स है, या फिर इसको इनपुट बोल सकते हैं। ठीक है, ये मान लो इनपुट मैट्रिक्स इतना दिया है 1 to n। तो फंक्शन कॉल कैसे लिखते थे हम लोग, लिखते थे कैसे, MCM 1, n। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था कि 1 मैट्रिक्स से लेकर n तक का मैट्रिक्स को, n तक के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में, सबको मल्टीप्लाई करने में कितना मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मिलने वाला है, यही करते थे ना, यही करते थे ना। और कैसे लिखते थे हम लोग, कभी कभी ऐसा भी लिखे थे MCM 2, 6। कभी ऐसा भी आएगा फंक्शन, कभी ऐसा भी आने वाला है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम 2 up to 6, दूसरा मैट्रिक्स से लेकर छठा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में कितना कॉस्ट आ रहा है। तो बोलो बस यहाँ n था, यहाँ इतना ही मिल रहा है, कैसे फाइंड होगा। अरे हो सकता है इसके बाद प्लस में ऐसा रहे, MCM 6 तक कर लिए है ना हम लोग, 6 तक आ गया है ना आंसर। प्लस में क्या रहे, 7, n रहे, 7 से n तक अलग बता दिया है। उसके पहले क्या रहे, उसके पहले MCM 1, 1 पहले रहे, यहाँ प्लस में रहे, ऐसा लिख सकते हैं ना। MCM 1 to n कर लिए, MCM 1 to 1 यहाँ पर 2 से लेकर 6 तक यहाँ तक, यहाँ पर 7 से लेकर n तक यहाँ कर लिए, लिख सकते हैं ना। देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है, सब में 2 वैल्यू ही है, सब में 2 वैल्यू है फंक्शन में। वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ देखो 2 आ गया, यहाँ 7 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, केवल लास्ट वाले को अलग से हम करते हैं कि 7, n नहीं किए, 7, n-1 कर लिए, प्लस MCM n, n कर लिए। यही कर सकते हैं ना, यही ना हम कर सकते हैं, n, n कर लिए। तो फर्स्ट पोजीशन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n है। मतलब कि 2 पोजीशन है हम लोग के पास में, MCM 2 पोजीशन है यहाँ पर, यहाँ 1 है, यहाँ n है। ये वैल्यू कितना हो सकता है, या तो 1 रहेगा पहला वैल्यू, या 2 रहेगा, या 3 रहेगा, ऐसे जाते जाते अप टू n रह सकता है मैक्सिमम। ये वैल्यू क्या होगा, n है, देखो कभी 6 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी n-1 आ रहा है, कभी n आ रहा है। मतलब क्या है कि n यहाँ रह सकता है, या फिर n-1 रहे, n-2 रहे, n-3 रहे, अप टू 1 तक कमते कमते चला जाएगा, अप टू 1 तक चला जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ कितना वेरिएशन है टोटल, यहाँ n वेरिएशन है 1 से लेकर n तक,
यहाँ क्या है, n से लेकर 1 तक एक एक कमते जा रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम n वेरिएशन है। अगर टोटल हम लोग काउंट करते हैं इसको तो कितना वेरिएशन पॉसिबल है, n स्क्वायर वेरिएशन पॉसिबल है। मतलब n स्क्वायर टाइप्स का ही टोटल फंक्शन कॉल पॉसिबल है। मतलब क्या हम लिख सकते हैं, क्या टोटल डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कितना पॉसिबल है, n स्क्वायर डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल पॉसिबल है। ठीक, टोटल फंक्शन कॉल n स्क्वायर टाइप्स का ही है, डिस्टिंक्ट अलग अलग। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन कॉल को कैलकुलेट करके हम लोग एक टेबल में स्टोर कर सकते हैं। तो टेबल का साइज क्या होगा, यहां पर अब टेबल का साइज क्या होगा, बीगो n स्क्वायर। ठीक, यहां लिख लिए टेबल का साइज n स्क्वायर होगा। अब टाइम देखो यहां कितना लगेगा, तो टाइम के लिए अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यहां देखते हैं कितना लगेगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इनटू टाइम फॉर वन फंक्शन कॉल। एक फंक्शन में टाइम कितना लगता था, मिनिमम फाइंड आउट करने वाला, एक फंक्शन का टाइम तो यहां भी उतना ही लगना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है इसको भी, मतलब कि वो टाइम सेम ही रहेगा, n रहेगा। n स्क्वायर इंटू n कितना हो गया, n क्यूब हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीगो ऑफ n क्यूब। मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा क्या बन गया, बीगो ऑफ n क्यूब। कब, जब हम लोग डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल पर आए हैं तब बना है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना बन जाएगा, इनपुट प्लस स्टैक प्लस टेबल। टेबल को बताए ही है, टेबल के बारे में बताए हैं कि एरे होगा, वो ना तो स्टैक हो सकता है और ना ही लिंक लिस्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग को रेंडम एक्सेस से चाहिए। यहाँ पर जो भी फंक्शन कॉल हुआ सीधा टेबल से एक्सेस कर लें वैल्यू को, फंक्शन को कैलकुलेट नहीं करना पड़े, और टेबल से एक्सेस करने में कॉस्ट भी ज्यादा नहीं लगे, यूनिट टाइम लगे एक्सेस करने में। तो कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा तो ओवरऑल हम लोग का टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर एरे यूज करेंगे। टेबल का साइज क्या है, यहाँ पर देखो टेबल का साइज है n स्क्वायर है, स्टैक n है, इनपुट n है, टोटल कितना हो गया, बीगो ऑफ n स्क्वायर, n प्लस n 2n प्लस n स्क्वायर, मैक्सिमम n स्क्वायर है। मतलब क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो गया है अब, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो n क्यूब है। ठीक, पहले कितना था देखो, पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n पावर n था, n पावर n है पहले, अब क्या है, n क्यूब हो गया है, बहुत ही कम गया है। n पावर n है, यहाँ n क्यूब केवल है। यहाँ पर क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, पहले n लग रहा था, पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n लग रहा था, अब थोड़ा सा बढ़कर उसे n स्क्वायर बन गया है। पहले लीनियर था, अब क्वाड्रेटिक बन गया है, डिफरेंस इतना ही है। लेकिन यहाँ देखो n पावर n वैल्यू बन गया है, n पावर n से n क्यूब आया है, कितना डिक्रीज हुआ है, n पावर 1 से लेकर n क्यूब आया है। क्या चीज आया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया है, n से इंक्रीज होकर n स्क्वायर आया है। यही हुआ है ना चेंजिंग, यही चेंजिंग हुआ है ना। ये कब था, ये वैल्यू कब आ रहा था, ब्रूट फोर्स का मतलब क्या हो गया, आंख बंद करके जो भी फंक्शन है उसको काउंट करना, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, समझ रहे हो बात को। वो हो गया ब्रूट फोर्स, और ये क्या हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है ना। अब ये एनपी कंप्लीट है क्या, तो एनपी कंप्लीट मतलब क्या होता था कि बहुत ज्यादा का चेंजिंग नहीं आया, मान लो यहां पर n का वैल्यू अगर 10 लेते हैं, देखो कितना आएगा,
अगर n इक्वल टू 10 लेते हैं तो n पावर n कितना हो गया? n पावर n कितना हो गया? 1 पर कितना जीरो है? 10 जीरो हो गया। 1 पर सोचो 10 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो इतना बड़ा नंबर। और n क्यूब अगर लेते हैं तो कितना बन जाएगा? 10 पावर 3। 10 पावर 3 मतलब क्या है? 10 पर 2 और जीरो, मतलब कि 1000। बताओ, यहां इतना जीरो था, 1 पर 10 जीरो था, यहां पर 1 पर 3 जीरो ही है। यहां से लेकर हम लोग 1000 पर चले आए। मतलब क्या? डायनेमिक अप्रोच का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। यहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जितना भी अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़े हैं, सबसे ज्यादा अगर चेंजेस कहीं लाया गया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, वो यहां पर ही लाया गया है। n पावर n से n क्यूब चलाया है सीधा। मतलब क्या? मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है जो np कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है। np कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 0-1 नैपसेक था, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम था, वो दोनों क्या था? वो दोनों ही np कंप्लीट प्रॉब्लम था। लेकिन मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन मेरा वैसा नहीं है। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग करने से हम लोग को मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में बेनिफिट मिलता है। बस यही इतना है मैट्रिक्स चेन। मैट्रिक्स से एडिशन से स्टार्ट हम लोग किए, मैट्रिक्स के साइज कैसा लिखा जाता है वहां से लेकर एंड कर लिए। कोई टफ चीज लगा क्या? टफ कभी है ही नहीं कुछ। कोई भी चीज टफ नहीं है, सिंपल जान लो। इससे क्या समझते हो? कोई भी चीज पढ़ते हैं हम लोग, वो टफ नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो आसान बन जाएगा। बस एक बार कोशिश करना है, एक बार कोशिश करना है, आसान बनेगा। हाँ, नहीं समझोगे तब तो मुश्किल होगा ऑब्वियसली। इसलिए जो भी टॉपिक रहे उसको आराम से पढ़ो और रिवीजन करते रहो। समझ रहे हो? अब बोलोगे हर एक वीडियो में सर यही बोलते हैं रिवीजन करते रहो। हमेशा बोलेंगे, हम बीच वीडियो में भी बोलेंगे, ये भी जान लो। तब बीच वीडियो में भी बोलेंगे, बीच में तो हम नहीं बोलते हैं, भूल जाते हैं। बीच में भी बोलेंगे रिवीजन करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही काम है। अरे नया चीज पढ़ने का पढ़ लोगे, सब भूल जाओगे तो क्या काम आएगा? सब चीज भूल जाओगे, इतना कुछ बताया हुआ तो कोई काम आएगा? बताओ। दोस्त या फिर पड़ोसी या कोई और आदमी जान पहचान का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई नहीं काम आएगा? एग्जाम में कोई बताएगा जी? कोई नहीं बताएगा। और चीटिंग होता भी नहीं है, ये भी जान लो। इसलिए याद रखने में ही फायदा है। तो रिवीजन करते रहेंगे, और क्या रिवीजन करना है। स्टडी का रिवीजन एक पार्ट है। रिवीजन कोई अलग से चीज नहीं आया है, कोई चांद नहीं आया है अलग से। ये लर्निंग का पार्ट है, पढ़ाई का यही पार्ट है। रिवीजन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और रिवीजन होना चाहिए। बस यही इतना है इसमें, और कुछ नहीं है। इसके बाद बहुत सारा तो खत्म ही हो गया। लास्ट एक टॉपिक क्या है? हाँ, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। एक टॉपिक बचा है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो पहले हम लोग एक और चीज क्या पढ़े थे, याद करो। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। जब तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे और बेलमैन फोर्ड का भी देखे थे, तब क्या किए थे हम लोग? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। बस यहाँ क्या, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब तीसरा में क्या था, एक सोर्स लेते थे, वहां से बाकी सब नोड का डिस्टेंस को कैलकुलेट करते थे, मिनिमम डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, हर एक नोड के लिए देखेंगे वही काम। मान लो 4 वर्टेक्स है, वर्टेक्स 1 से सबका कितना दूरी है वो देख लेंगे, वर्टेक्स 2 से कितना दूरी है वो भी देख लेंगे, वर्टेक्स 3 से देख लेंगे, वर्टेक्स 4 से देख लेंगे, सबसे देख लेंगे। अगर n वर्टिसेज है तो सबसे देखेंगे, n से देखेंगे। समझ रहे हो बात को? बस यही है, और कुछ नहीं है। एक ऑप्टिमल कॉस्ट BST है, बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बताना है, सबसे अच्छा है डेटा स्ट्रक्चर में देखो ये चीज। क्योंकि बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ज्यादा बेटर तरीके से वहां पर ही है, उसमें रहेगा ये कंप्लीट चीज। तो BST के बारे में
डेटा स्ट्रक्चर में डाला हुआ रहेगा, उसमें देखना ज़्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि एक बेसिक उसके लिए बताने में, उसका बेसिक बताने में ही 3 घंटा जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए बाइनरी सर्च ट्री के बारे में डेटा स्ट्रक्चर में अच्छे से बताया रहेगा पूरा लेक्चर, वहां पर देखना। यहाँ पर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ बहुत छोटा चीज है, उसमें कोई ज्यादा टफ है नहीं। अरे 2 पेयर के लिए देख ही लिए थे हम लोग, मतलब सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, सिंगल पेयर नहीं, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम लोग देख ही लिए थे, बस वही चीज है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग क्या ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, इसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सब आता है, हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ लिख भी लो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, यही है टॉपिक हम लोग का नेक्स्ट। छोटा टॉपिक है, देख लेंगे डायरेक्टली हम लोग, क्योंकि सिंगल सोर्स वाला हम लोग को पता है, तो ऑल पेयर उसी से आएगा, उसके रिजल्ट को ही यूज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये बता देंगे, और इसके बाद में एल्गो समझो इंड हो जाएगा, और कुछ नहीं बचेगा। और बीएसटी का जहां तक बात रहा, वो डेटा स्ट्रक्चर में देखना, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर ऐसे भी बताना ही है वहां पर, ज्यादा बेटर तरीके से वहां ही होगा, क्योंकि उसके लिए एक बेसिक चीज डेटा स्ट्रक्चर में आता है बाइनरी सर्च ट्री। वो डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक मतलब ट्री कैसा होता है, क्या करते हैं, बीएसटी कैसे फॉर्म करते हैं, किस तरीके से वहां से एक्सेस कर रहे हैं, वो ज्यादा बेटर तरीके से वहां पर समझ में आएगा। यहाँ पर बताएंगे आधा अधूरा रहेगा, वो सही नहीं है, बता भी रहे हैं और आधा बताए, क्या फायदा। बताना है इस तरीके से कि एक बार समझने के बाद वो भूले नहीं जल्दी, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करने में काम चलते रहे। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ट्राई करो सही से। और एक बात और याद रखना, इंड हो रहा है एल्गो, अब कोशिश ऐसा करो कि जितना भी पढ़े हो एल्गो, स्टार्टिंग से लेकर इंड तक के सिलेबस को रिवाइज कर लो, स्टार्टिंग से इंड तक के सिलेबस को रिवाइज कर लो, बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चंस भी बना लेना, प्रीवियस से बना लो, और कहीं से भी सोर्स क्वेश्चन मिलता है बना लो, सॉल्व होगा। जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, टेस्ट सीरीज में अपना जितना भी है क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस को बनाइए आप अच्छे से, और प्रॉपर एनालिसिस करो उसका। टेस्ट का मतलब कभी नहीं होता कि अच्छा टेस्ट है, क्लिक किए, स्टार्ट हो गया, 3 घंटे का है, 3 घंटा दिए, उसके बाद क्लिक किए, रिजल्ट आ गया, अच्छा इतना रिजल्ट आया, ठीक है आज इतना आया, नेक्स्ट डे देखते हैं। टेस्ट है ही नहीं, ये टेस्ट हुआ ही नहीं। टेस्ट का मतलब क्या है, टेस्ट को स्टार्ट कर दिए, 3 घंटा में जो भी बनाए, एंड किए, रिजल्ट कुछ आया, रिजल्ट पर फोकस ही नहीं करना है। हम लोग को देखना है एक्चुअली सॉल्यूशन उसका, कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किए हैं, पहला चीज ये, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, कौन कौन से टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन से क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, कहां पर कंसेप्ट का मिस्टेक हुआ है। मतलब क्या, जो गलती हुआ है, मोटिव क्या होना चाहिए कि जो गलती कर बैठे हैं वो गलती रिपीट नहीं हो, आगे आने वाले टेस्ट में सेम गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी एक टेस्ट में वही गलती किए हैं, अगले टेस्ट में भी यही गलती कर दिए, तो फिर क्यों दे रहे हो दो, एक ही दो। समझ रहे हो? टेस्ट का बेनिफिट यही है, जो पहले वाले में गलती किए नेक्स्ट टाइम अब से नहीं करेंगे। तो कैसे नहीं गलती करेंगे भाई, पता होना चाहिए ना क्या गलती किए हैं। उस गलती के लिए उस पेपर का एनालिसिस करना जरूरी है। सब क्वेश्चन को देख लेना है, कौन सा क्वेश्चन है, क्या टॉपिक से आया है, उसके कंसेप्ट को अगर कमजोर है, कंसेप्चुअल मिस्टेक अगर हुआ है, उसे कंसेप्ट जाकर फिर से रिवीजन कर लिए नोट्स में, फिर से वहां वीडियो लेक्चर कहीं देख लिए, जो भी है वीडियो, अब टॉपिक लिखा रहता है सब में, वो टॉपिक का वीडियो देख लिए अच्छे से, फिर उसको अप्रोच किए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, और उस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कर लिए। समझ रहे हो? जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट का रिवीजन भी हो गया, और सेम टाइप के क्वेश्चन को, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन को कुछ ज्यादा 5 या 10 क्वेश्चन अलग से बना लिए, टेस्ट के अलग से, ताकि नेक्स्ट जब कभी भी उस टाइप का क्वेश्चन उस टॉपिक से आए तो गलती नहीं हो। अगर इस तरीके से दोगे तो मतलब 20 टेस्ट अगर ऐसे दे लोगे ना, फुल टेस्ट अगर 20 दे लोगे पूरे साल में,
तो समझ लो मतलब अंडर 100 रैंक पक्का आएगा, एकदम श्योर शॉट है। और 100 के अंदर रैंक आ गया तो लगभग सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 10 भी आ सकता है, अंडर 100 का मतलब टॉप 10 भी होता है, तो कहीं भी जा सकते हो, टॉप भी होता है, रैंक 1 भी, अंडर 100 भी आता है, समझ रहे हो। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो और रिवीजन करो और क्वेश्चंस को बनाना है इसके बेसिस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, नेक्स्ट क्लास हम लोग का लास्ट क्लास होगा इस सब्जेक्ट का। चलो ठीक है, पढ़ो फिर।